नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू काइरोस यूपीएससी राइट टाइम एट द राइट मोमेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे यूपीएससी के डेली एमसीक्यू। लेकिन उनसे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक एमसीक्यू की प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं किया है तो आप हमारी यूट्यूब चैनल पे जाके सारे प्लेलिस्ट में से सभी वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। और आज के दिन की अगर हम शुरुआत करें तो आज है 31 अक्टूबर 2023, ठीक है। अब ऐसा मान के चलिए कि आपके पास यूपीएससी की प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 7 महीने ही बाकी है। तो इन 7 महीनों में आप कितने अच्छे तरीके से एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे, यही मायने रखता है। देखिए, अगर आप कितना भी नॉलेज इकट्ठा कर ले, नॉलेज चाहे आप कितना भी इकट्ठा कर ले, लेकिन अगर आप उनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके लिए कोई काम का नहीं है। याद रखिएगा, एग्ज़ाम वही निकालता है जो अच्छे से स्ट्रेटजी बनाता है, अच्छे से एमसीक्यू की प्रैक्टिस करता है। वरना ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिख जाएंगे कि जिनके पास नॉलेज तो बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी वह एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसीलिए हमने शुरुआत किया हुआ है कि आप डेली एमसीक्यू की प्रैक्टिस करें। चलिए देखते हैं आज का पहला एमसीक्यू। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्यूआर कोड। चलिए आपको क्यूआर कोड के बारे में बताना है। यहाँ पे 3 सेंटेंस दिया है, उनमें से बताना है आपको हाउ मेनी सेंटेंस आर करेक्ट। पहला, इट इज़ टाइप ऑफ 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स बारकोड। क्या यह 2 डायमेंशनल होता है? ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड और यूपीसी बारकोड हैव ग्रेटर स्टोरेज कैपेसिटी कंपेयर टू क्यूआर कोड। अब आपको पता होना चाहिए कि आप हर जगह पे ऐसा बारकोड देखते हो, ठीक है। तो ये जो बारकोड है उनको भी कहा जाता है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। तो अभी क्या हुआ है, अभी हमारे FSSAI ने यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्या कहा है कि भैया आप क्यूआर कोड डालिए ताकि सभी लोगों को पता चले, ठीक है। तो ये जो क्यूआर कोड होता है यह 2D यानी कि 2 डायमेंशन मैट्रिक्स होता है। एक लेंथ होती है और एक विड्थ होती है। और दूसरा बता रहा है सेंटेंस की प्रोडक्ट में हमें क्या मिलता है, ग्रेटर स्टोरेज कैपेसिटी मिलता है। तो भैया जो हमारा क्यूआर कोड होता है उन क्यूआर कोड में हमें ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी मिलती है कंपेयर टू ये यूपीसी बारकोड्स। तो यहाँ पे हमारा दूसरा सेंटेंस गलत हुआ। तीसरा सेंटेंस, इट वॉज इन्वेंटेड इन 2002 बाय अमेरिकन कंपनी IBM। क्या यह अमेरिकन कंपनी ने खोजा था क्या? नहीं, ये बात कैसा है, गलत है। जो क्यूआर कोड है यह किन्होंने खोजा था? यह खोजा था जापानीज कंपनी ने, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा भी गलत है, सिर्फ एक ही सेंटेंस सही है, तो हमारा आंसर होगा ओनली 1। देखिए, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने अभी क्या किया है, रेकमेंड किया है कि भैया आप जो क्यूआर कोड, जिसका मतलब क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स होता है, उनको इस्तेमाल कीजिए ताकि आपके जो प्रोडक्ट है उनकी एक्सेसिबिलिटी विजुअल इम्पेयर्ड लोगों तक भी पहुंच सके। जो हमारे दिव्यांग भाई बहन है वो भी पहचान सके कि भैया यहाँ पे कितने कितने डायमेंशन डाले हुए हैं, ठीक है। जो क्यूआर कोड है वह 2 डायमेंशनल यानी कि 2D मैट्रिक्स बारकोड है, जिनको इन्वेंट किया था 1994 में जापानीज कंपनी डेंजोवेव ने। याद रखिएगा, जापानीज कंपनी डेंजोवेव ने इनको इन्वेंट किया था। और यहाँ पे क्या होता है, ग्रेटर स्टोरेज कैपेसिटी होता है कंपेयर टू यूपीसी बारकोड। एक और चीज़ याद रखिए कि उनके एनकोडिंग में न्यूमेरिक, अल्फान्यूमेरिक, बाइट, बाइनरी एंड कांजी, ऐसे सभी 4 प्रकार के स्टैंडर्डाइज मोड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट MCQ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फेनोमेनन ऑफ द मिडल इनकम ट्रैप। भैया मिडल इनकम ट्रैप अभी काफ़ी न्यूज़ में बना हुआ है क्योंकि इंडिया ने अपना कुछ 2047 का एक रोड मैप तैयार किया है, ठीक है। तो उन्हीं के रिगार्डिंग आपको ये बात पता होनी चाहिए। और काफ़ी समय से मिडल इनकम ट्रैप चर्चा में बना हुआ है। पहला सेंटेंस, इट इम्पेड्स द ट्रांजिशन ऑफ मिडल इनकम इकोनॉमी टू हाई इनकम इकोनॉमी। देखिए, आप यहाँ पे मिडल इनकम में हो और आपको पहुँचना है हाई इनकम में, लेकिन यहाँ पे जाते जाते आप नीचे ही बैठ जाते हो, आप ऊपर चढ़ ही नहीं जाते, तो चढ़ ही नहीं पाते हो, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन होता है, उन्हीं ट्रांजिशन को ये कहा जाता है। पहला सेंटेंस सही है। दूसरा, इट इज़ मार्क बाय स्लो ग्रोथ, स्टेगनेंट और फॉलिंग वेजेस एंड ग्रोइंग इनफॉर्मल इकोनॉमी। ये बात बिल्कुल सही है कि जो मिडल इनकम ट्रैप होता है वहाँ पे ग्रोथ स्लो हो जाता है, एकदम स्टेगनेंट हो जाता है और उनके
फॉलिंग वेजेस हो जाते हैं, या तो स्टेगनेंट हो जाते हैं या तो वेजेस में कम दबाव देखने को मिलता है, ठीक है। और ग्रोइंग इनफॉर्मल इकोनॉमी होती है। तो यहाँ पे दूसरा सेंटेंस भी सही है कि भैया जो हमारा मिडिल इनकम ट्रैप होता है उनके रिजल्ट के फलस्वरूप हमें ऐसा सब कुछ देखने को मिलता है। तीसरा, इंडिया हैज फॉलन इनटू द मिडिल इनकम ट्रैप सिंस 2008 फॉलोइंग द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। वी आर ग्रोइंग विथ हाईएस्ट परसेंटेज। हमारी जीडीपी में अभी हाईएस्ट परसेंटेज से ग्रोथ देखने जा रही है। अभी रिसेंटली हमने आईएमएफ का प्रेडिक्शन देखा था। तो यहाँ पे तीसरा सेंटेंस गलत है। हालांकि हमें यही चीज़ देखना है कि कहीं इंडिया मिडिल इनकम ट्रैप में फंस ना जाए, इसीलिए हमारा ये जो नया रोड मैप आया है वो 2047 यानी कि आज़ादी के 100 साल बाद हमें क्या करना है, हमें एज अ डेवलप्ड कंट्री के तौर पे अपने आप को तैयार करना है। तो यहाँ पे तीसरा सेंटेंस गलत है, पहला दूसरा सही है। हमें पूछा है हाउ मेनी सेंटेंस आर करेक्ट, तो भैया 2 यानी कि ओनली 2 इज द राइट आंसर। देखिए, तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है, प्रिपेयर कर रहे हैं विजन इंडिया 2047 डॉक्यूमेंट रिलीज करने के बारे में, और इनमें वो लोग इंश्योर कर रहे हैं कि इंडिया कहीं मिडिल इनकम ट्रैक में घुस ना जाए। देखिए, जो मिडिल इनकम कंट्रीज जो होते हैं यह इंटरनेशनली कम्पीट करने के लिए लायक नहीं होते हैं। क्यों लायक नहीं होते हैं? क्योंकि वहाँ पे जो वेजेस होते हैं वो शुरुआत में ज़्यादा हो जाते हैं, और जैसे ही ज़्यादा हो जाते हैं तो उनकी जो प्रोडक्ट होती है वो प्रोडक्ट की हाई वैल्यू हो जाती है, और हाई वैल्यू होने की वजह से एक्सपोर्ट कर नहीं पाते, ठीक है। और एक्सपोर्ट नहीं कर पाते तो इनका सीधा असर कहाँ पे देखने को मिलता है, उनके जीडीपी पे दिखने का मिलता है। और जैसे ही जीडीपी उनका कम होता जाएगा वैसे ही जीडीपी या तो फिर उनका स्टेगनेंट हो जाएगा, मतलब बढ़ नहीं पाएगा, और उनकी वजह से जो वेजेस होते हैं वो भी डाउन होते चले जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, जो ग्रोइंग इनफॉर्मल इकोनॉमी है वो बढ़ती जाएगी कंपेयर टू आपकी फॉर्मल इकोनॉमी। चलिए, तो मिडिल इनकम कंट्रीज कोई भी है वो अपने आप को उस ट्रैप में फंसने से बचाती है, और उनको जाना कहाँ पे है, हाई इनकम कंट्री के स्टेटस में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। ऑपरेटिंग रेशियो यानी कि OR ऑफ इंडियन रेलवे इज कैलकुलेटेड एज। चलिए, यहाँ पे आपको एक बताया गया है क्या, फॉर्मूला। अब वो फॉर्मूला क्या है, तो आपको बताना है भैया रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है। अब देखिए, ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब क्या होता है कि आपने 100 रुपीज़ कमाए हुए हैं, कितने, 100 रुपीज़, लेकिन उन 100 रुपीज़ कमाने के लिए आपने कितने पैसे खर्च किए। कोई बोलेगा भैया हमने 98 रुपीज़ खर्च किए हैं, कोई बोलेगा भैया हमने 70 रुपये खर्च किए हैं, कोई बोलेगा भैया हमने सिर्फ 30 रुपीज़ खर्च किए। तो आप बताइए कि 100 रुपीज़ कमाने के लिए 98, 70 और 30 कौन सा बिजनेस सही रहेगा। जी हाँ, आप कहेंगे सर जी यही सही रहेगा, क्योंकि 30 रुपये 100 रुपीज़ कमाने के लिए अगर सिर्फ 30 रुपये देना पड़ेगा तो वो बात सही है। तो इसी के जो हम कह सकते हैं ऑपरेटिंग रेशियो। तो रेलवे का जब हम रेशियो निकालते हैं तो टोटल प्रॉफिट आउट ऑफ ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, ये बात गलत है। ऑपरेशनल कॉस्ट टोटल एक्सपेंडिचर, ये बात भी गलत है। वर्किंग एक्सपेंस ट्रैफिक अर्निंग, ये बात बिल्कुल सही है, और ट्रैफिक अर्निंग वर्किंग एक्सपेंस, ये बात गलत है। क्या है कि भैया जो वर्क का एक्सपेंस है, ठीक है, और वर्क का एक्सपेंस है, उनको आपको टोटल ट्रैफिक के अर्निंग से जोड़ देना है, उसी को कहा जाएगा आपका ऑपरेटिंग रेशियो। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेलवे में रेवेन्यू का प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि हमारे इंडियन रेलवे क्या करता है, जो भी हमारी पैसेंजर टिकट है उस पैसेंजर टिकट पे सिर्फ 57% ही हमें क्या कर रहा है, चार्ज कर रहा है। बाकी क्या कर रहा है, बाकी कर रहा है क्रॉस सब्सिडी। क्या करवा रहा है, क्रॉस सब्सिडी करवा रहा है। तो अगर हम इंडिया का ऑपरेटिंग रेशियो यानी कि इंडियन रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो देखने जाए तो इट इज़ रेशियो ऑफ वर्किंग एक्सपेंस टू ट्रैफिक अर्निंग होता है, यानी कि 100 रुपीज़ कमाने के लिए इंडिया को कितना देना पड़ता है, तो इंडियन रेलवे 98 रुपीज़ खर्च करती है। इसका मतलब तकरीबन 98 रुपीज़ हमारा क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग रेशियो आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बहुत ही आसान सा प्रश्न है। 28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कि COP 28 ऑफ UNFCCC
इन 2023 इज शेड्यूल टू बी हेल्ड इन विच कंट्री। भैया नवंबर दिसंबर चल रहा है और साल के आखिरी दिन चल रहे हैं। इन आखिरी दिन के अंतर ही बहुत सारी आपको कॉन्फ्रेंस सीओपी देखने को मिलेंगे। तो आपको सबको बारे में अच्छे से देखना है। आज हमने आपके लिए कंपेयर टू इजी क्वेश्चन डाला है, आने वाले टाइम में हम आपके लिए सेंटेंस वाइज क्वेश्चन भी लेके आएंगे। तो आपको एक हिंट दे दिया कि भैया आने वाले टाइम में यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए फिलहाल आप आसान सा लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन दे दीजिए कि कौन सी कंट्री में यह होने जा रहा है, इजिप्ट में, यूएई में, पोलैंड में या स्कॉटलैंड में। तो क्या आएगा आंसर? सबको पता होगा कि ये होने जा रहा है यूएई में। देखिए चलिए एक और चीज़ याद रखिएगा, इस बार की जो हमारी थीम है वो थीम भी इम्पोर्टेंट है। तो कौन सी थीम पे ये काम करने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिवर डॉल्फिन। चलिए रिवर डॉल्फिन के बारे में बताना है। सबसे पहला सेंटेंस, ऑल एग्जिस्टिंग रिवर डॉल्फिन्स आर डिक्लेयर्ड एंडेंजर्ड बाय IUCN। कितना एक्सट्रीम वर्ड दे दिया, ऑल एग्जिस्टिंग रिवर डॉल्फिन। भैया दुनिया में कितने प्रकार की डॉल्फिन होंगी और सारी डॉल्फिन क्या एंडेंजर्ड ही है? समझ लीजिए, क्या कोई वल्नरेबल नहीं है? क्या कोई क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है? समझ गए? तो ऐसे क्वेश्चन को आप, ऐसे सेंटेंस को आप रद्द कर सकते हो। तो पहला हमारा गलत है। दूसरा, सिंस 1980 डॉल्फिन पॉपुलेशन हैज डिक्लाइन बाय मोर देन 70%। अब ये बात आपको कहीं पे पढ़ी होनी चाहिए कि अभी क्या हो रहा है, उनकी पॉपुलेशन में डिक्लाइन देखा जा रहा है। तो दूसरा सेंटेंस सही है। तीसरा, रिसेंटली 11 कंट्रीज साइन फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑफ रिवर डॉल्फिन बाय 2030 इंक्लूडिंग इंडिया। तो यही तो भैया इस क्वेश्चन का क्या है, कंटेक्स्ट है कि अभी रिसेंटली 11 कंट्रीज ने साइन किया है ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन और इनमें इंडिया भी शामिल है। तो यहाँ पे हमारा 2 सेंटेंस सही है, 2 और 3। चलिए 2 और 3 हमारा सही सेंटेंस है, जो कि हमारा आंसर यहाँ पे बी में आप कर दीजिए 2 और 3 सेंटेंस हमारा सही है, ठीक है। तो ऑप्शन बी 2 और 3 इज द राइट आंसर। चलिए क्या हुआ है कि 11 कंट्रीज ने अभी साइन किया है ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑन रिवर डॉल्फिन बाय 2030। कौन कौन से कंट्रीज है? बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राज़ील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुएला। देखिए G20 कंट्रीज आपको पूछ लिया गया है, तो ऐसे 11 कंट्रीज ही है, तो आपको इनके नाम याद रखने हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राज़ील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू एंड वेनेजुएला। चलिए जो रिवर डॉल्फिन होती है, यह रिवर डॉल्फिन की मदद से हमें रिवर की हेल्थ भी पता चलती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यह इंडिकेटर हो गए रिवर हेल्थ के। और एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि 1980 के बाद हमें 73% पॉपुलेशन में गिरावट देखने को मिली है। तो ऐसे जो फैक्ट्स होते हैं, ऐसे फैक्ट्स आपकी मेंस एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक और चीज़, हमें सबसे पहला ही सेंटेंस दिया था कि भैया ऑल आर एंडेंजर। तो यहाँ पे ये चीज़ गलत है, क्योंकि जो यांगसे फिनलेस पोर्पोइज है ये कहाँ पे है? ये है चीन में, ठीक है। तो वह कैसी है? यह है क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि भैया सारी की सारी एंडेंजर्ड नहीं होती है, कुछ क्रिटिकली एंडेंजर्ड भी होती है। तो ये हो गया हमारा MCQ। हम बढ़ते हैं आगे। स्विम प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विथ, चलिए बता दीजिए क्या आएगा? फाइंडिंग वाटर स्ट्रेस, वेब 3.0, फॉरेस्ट फायर, साइबर सिक्योरिटी। क्या आएगा आंसर? अब ऐसे आंसर को आप स्किप करोगे या फिर आप क्या लगाओगे? तुक्का लगाओगे। तुक्का लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माइनस में 0.66 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसके लिए आपको चाहिए MCQ प्रैक्टिस। अगर आप यह MCQ सही से नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ? आपका जो करंट अफेयर है उनका रिसोर्सेज सही नहीं है। आपको अपने इस करंट अफेयर के रिसोर्सेज को चेंज करने की ज़रूरत है, या फिर उनके सप्लीमेंट्री कुछ और भी चालू करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये नासा के साथ जुड़ा है। अब बता दीजिए
क्या आएगा, साइबर सिक्योरिटी, फॉरेस्ट फायर, वेब 3.0 या फाइंडिंग वाटर ट्रेस। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए, फाइंडिंग वाटर ट्रेस। ये जो मिशन है ना स्विम मिशन, ये स्विम मिशन जुड़ा है हमारे मार्स के साथ। किनके साथ, मार्स के साथ। देखिए हम देख लेते हैं तो रिसेंटली नासा ने सरफेस वाटर आइस मैपिंग प्रोजेक्ट रिलीज किया है और उनका मैप रिलीज किया है। किनका मैप रिलीज किया है, तो वाटर आइस मैपिंग का। किनके लिए यह किया है, मार्स के लिए, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, इस प्रोजेक्ट का एम देखने जाए तो लोकेट द बेस्ट प्लेस टू एक्सेस वाटर आइस बरीड अंडर द मार्शियन सरफेस। भैया मंगल पे कौन सी जगह पे पानी होने की प्रबल संभावना है, यही जानने के लिए, यही देखने के लिए, यही मैप के थ्रू बताने के लिए नासा का स्विम प्रोजेक्ट है। याद रखिएगा, सब सरफेस वाटर आइस मैपिंग। चलिए तो ये थे हमारे आज के यूपीएससी के एमसीक्यू। आप ज़्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने के लिए यूट्यूब पे जा सकते हैं, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम, और कोई क्वेरी के लिए हमें ईमेल कर सकते हैं। फिलहाल आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। हमें सभी ग्रुप तक पहुंचाइए, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को। धन्यवाद, थैंक यू।